हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ऑल इंडिया AJPY को सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जिसका हमने अब तक एक पार्ट डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अब तक उस पार्ट को कवर नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके पास सेकेंड पार्ट की, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उनको हम इसी सेशंस में कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये सेशन थोड़ा आपके लिए लेंथी रहेगा, बट यहाँ पे जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उन सभी सवालों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशन के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। देखिएगा क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। क्वेश्चंस में पूछा गया है आपसे कि मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, कि जो आपके अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है उसको हम किससे मेजर करते हैं। वहां पर आपके पास डिफरेंट टाइप्स की स्केल्स के बारे में उसने कहा है। पहला बोला है सर उसने मेट्रिक टन स्केल, दूसरा बोला है इंजीनियर स्केल, और तीसरा बोला है आपके पास रिएक्टर स्केल। अगर हम बात करते हैं आपके पास इंजीनियर स्केल, तो इंजीनियरिंग स्केल का जो हम यूज करते हैं वो आप सर्वे के अंदर करते हैं। बट जब हम बात करते हैं मैट्रिक टन स्केल का, तो मैट्रिक टन नहीं, मैट्रिक स्केल का यूज भी हम कहाँ करते हैं, आप सर्वेयर के अंदर करते हैं। बट जब हम बात करते हैं आपके अर्थक्वेक के मेजरमेंट की, तो वहां पे हम जो स्केल यूज करते हैं उसको बोला जाता है आपके पास रिएक्टर स्केल। ठीक है, रिएक्टर पैमाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास कौन सा हो जाएगा सर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आपके पास रिएक्टर स्केल पे जो हमें वैल्यूज देखने को मिलती है, रिएक्टर स्केल को मैं RS लिखता हूँ, और यहाँ पे लिख देते हैं सम अर्थक्वेक के इफेक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या इफेक्ट पड़ जाता है। हो सकता है अपकमिंग में आपसे यही से सवाल पूछे जाएं। क्लियर है। तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका अर्थक्वेक कितने रेंज का आ रहा है, 0 से 2 के बीच है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नो फेल्ट बाय पीपल्स। क्या होगा आपके पास, नो फेल्ट बाय पीपल्स। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सर 2 और 3 के बीच में हुआ तो क्या होगा, आपका फेल्ट होगा सर आपका लिटल, लिटल बाय पीपल्स। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान दीजिएगा। बट जब हम बात करेंगे सर कि अगर आपका कितने पे आ रहा सर, 3 और 4 की रेंज में आ रहा है रिएक्टर स्केल पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो भी सीलिंग लाइट्स होगी वो क्या करेंगी, मूव करेगी। कौन सी सर, सीलिंग लाइट्स। ठीक है, आप बोल सकते हैं सीलिंग लाइट्स क्या करेगी सर, आपके पास स्विंग करेंगी। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना है। और अगर 4 से 5 के बीच में हुआ, अगर सर 4 से 5 के बीच में होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, वॉल क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। क्या होने शुरू हो जाएंगे सर, वॉल क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपका सर 5 से 6 के बीच में रहा, 5 से 6 के बीच में क्या हो जाएगा आपके पास सर, जो भी आपका घर के अंदर जो भी आपने क्या रखी है, एसेसरीज रखी है, जैसे फर्नीचर वगैरह हो गया, तो आपके क्या होना शुरू हो जाएगा, मूव होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप फर्नीचर, फर्नीचर्स क्या करेगा आपका सर, मूव करना चालू कर जाएगा। और अगर सर हमारा 6 और 7 के बीच में हुआ तो कुछ बिल्डिंग होगी जो आपकी क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। यानी कि आप लिख सकते हैं सम बिल्डिंग कोलैप्स। क्या हो जाएगा सर, सम बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना है। और अगर सर आपका 7 से 8 के बीच में हुआ तो मैनी बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। ठीक है, अगर यही क्या हुआ आपके पास 7 से 8 के बीच में रहा तो मैनी बिल्डिंग्स, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जो क्या हो जाएगी सर, आपके पास डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रॉयड। और अगर हम बात करते हैं कि अगर सर मोर देन 8 रहा, रिएक्टर स्केल पे अगर आपकी भूकंप की तीव्रता 8 से ज्यादा मापी गई तो उस कंडीशन में टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा आपका बिल्डिंग का, आपके ब्रिजेस का और आपके रोड का, टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, टोटल डिस्ट्रक्शन, या डिस्ट्रॉयड भी बोल सकते हैं, टोटल डिस्ट्रक्शन लिख देते हैं। टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा आपके पास ऑल बिल्डिंग का, सारी बिल्डिंग हो सकती है इसमें। ठीक है, बिल्डिंग हो सकती है, आपके पास ब्रिज हो सकता है, और आपके पास एंड क्या हो सकते हैं सर, रोड हो सकते हैं। ठीक है, वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, आपके पास डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से आपका क्वेश्चन के साथ साथ आपको एडिशनल पॉइंट्स भी बताए जा रहे हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, पहला आ रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक है उसको जो मेजर किया जाता है ना, वो आपका रिएक्टर स्केल पे किया जाता है भाई। यहाँ पे अगर 0 से 2 के बीच में है आपका भूकंप की तीव्रता, तो क्या होगा, आपके पास नो फेल्ट बाय पीपल्स।
कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 से 3 के बीच में रहा तो फेल्ट लिटिल बाय पीपल्स, बहुत कम देखने को मिलेगा। 3 से 4 रहा तो सीलिंग लाइट आपकी क्या करनी शुरू करेगी, स्विंग करनी शुरू करेगी। 4 से 5 रहा तो वॉल क्रैक्स दिखेंगे आपको। 5 से 6 के बीच में रहा तो फर्नीचर मूव दिखेंगे आपको। 6 से 7 के बीच में रहा तो सम बिल्डिंग आपको क्या देखने को मिलेगी, कोलैप्स देखने को मिलेगी। 7 से 8 रहा तो मैनी बिल्डिंग आपकी डिस्ट्रॉयड होगी, और अगर 8 से ज्यादा रहा तो टोटली डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। आप उसमें बिल्डिंग ले लो, आपका मतलब जितना भी नेचुरल डिजास्टर मैन जो रहेगा वो भी सब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। उसमें बिल्डिंग आ गई, आपके ब्रिजेस आ गए और आपके रोड आ गए। तो इसका जो राइट आंसर रहा वो आपके पास सी इसका राइट आंसर रहा है। अब मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेंबर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली टू सपोर्ट दी कॉमन राफ्ट ऑफ ए स्लूपिंग रूफ, उसको क्या बोला जाता है। तो देखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सपोज करो ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर है। ये देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट्स कर देते हैं ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। ये क्या बना रहे हैं सर हम आपको, प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया सर, आपके पास प्रिंसिपल राफ्टर। तो जैसे जैसे आ रहा है उसको नाम आप लिखते जाइएगा। तो ये हो गया सर मेरे पास प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल राफ्टर को जो सपोर्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको बोला जाएगा पर्लिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिखा देते हैं आप सर, पर्लिन्स हो गई यहाँ पर। तो ये देखिएगा आपके पास ये पर्लिन, एक पर्लिन हो गई, 2 पर्लिन, यहाँ पे ये पर्लिन्स, आपके पास ये पर्लिन्स, ये पर्लिन और ये पर्लिन्स और ये पर्लिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सर इसको, ये क्या हो गया सर आपके पास, पर्लिन्स हो गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया आपसे कि मेंबर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली टू सपोर्ट द कॉमन राफ्ट ऑफ ए स्लोप लूपिंग इज कॉल्ड पर्लिन, तो उसको क्या बोला जाएगा, पर्लिन्स बोला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं कि पर्लिन्स के अलावा यहाँ आपको टेंशन मेंबर भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये क्या हो जाएगा सर आपके पास, टेंशन मेंबर, जो आपको यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल की तरह दिखाई दे रहा होगा। ये क्या होगा आपके पास, टाई मेंबर, इसको क्या बोला जाएगा, टाई मेंबर बोल दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। और अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरह के इंक्लाइन मेंबर यहाँ पर होंगे, कुछ इस तरह से, ये वाले इंक्लाइन मेंबर कुछ इस तरह से, तो इनको क्या बोला जाएगा सर, इनको बोला जाएगा आपका स्ट्रट बोला जाएगा। तो ये आप लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे सर, स्ट्रट बोलेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या रहती है, एक रिज लाइन रहती है, एपेक्स रहता है ये आपका, इसको क्या बोला जाता है, रिज लाइन। रिज लाइन क्या करती है, आपके पास 2 पार्ट्स को डिवाइड करती है। इस पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, एव्स बोला जाता है आपके पास। क्लियर है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके पास रूफ ट्रस की, तो आपके पास टेंशन मेंबर भी रहता है, कंप्रेशन मेंबर भी रहता है। तो देखिएगा यहाँ पे टाई मेंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो टाई मेंबर्स के लिए हम क्या बोलेंगे सर, ये कौन सा मेंबर है सर आपके पास, टेंशन मेंबर, तो टेंशन के लिए टी। स्ट्रट कैसा मेंबर है सर हमारे पास, कंप्रेशन मेंबर। अगर हम बात करते हैं पर्लिन्स की, तो पर्लिन कैसा मेंबर है सर आपका, फ्लेक्सुरल मेंबर। फ्लेक्सुरल मेंबर के लिए मैं एफ लगा रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं आपके पास प्रिंसिपल राफ्टर की, तो प्रिंसिपल राफ्टर भी क्या है आपके पास सर, फ्लेक्सुरल मेंबर है। तो यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सर कौन से टेंशन मेंबर है, कौन से कंप्रेशन मेंबर है, और सर कौन सा आपके पास फ्लेक्सुरल मेंबर है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमें राइट आंसर भी मिल गया है और इसकी डिटेल भी मिल गई है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि डैश इज नोन एज द हाईएस्ट लाइन ऑफ स्लोपिंग रूफ वेयर टू अपोजिट स्लोप मीट्स। देखिएगा जहां पे क्या कर रहे हैं, 2 अपोजिट स्लोप मीट कर रहे हैं, उसी को आप एज ए हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसी को आप क्या बोलते हैं डियर, रिज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आपके पास राफ्टर बोलते हैं, क्राउन, क्राउन तो टॉप मोस्ट होता है। ये हमें हाईवे के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि जो हाईवे का टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं। बट जब हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात करते हैं तो जो आपका हाईएस्ट पॉइंट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन नहीं बोलते हैं, उसको बोला जाता है आपका रिज। जो क्या करते हैं, आपके 2 अपोजिट स्लोप को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द पिच्ड रूफ कंसिस्टिंग ऑफ राफ्ट स्लोपिंग इन वन साइड इज नोन एज, कि जब आपका पिच्ड रूफ की बात की जा रही है कब, जब वन साइड क्या हो आपके पास राफ्ट स्लोपिंग दी गई हो, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में उसको बोला जाता है सर लीन टू रूफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीन टू रूफ बोला जाता है। और जब लीन टू रूफ बोला जाता है तो इस कंडीशन में मेरे पास जो मैक्सिमम स्पैन रहता है ये भी पूछा जाता है। वो कितना रहता है सर, 2.4 मीटर। 2.4 मीटर्स का मतलब है 2400 mm के बीच में होता है। क्लियर है, बिल्कुल सही।
और जो आपके पास राफ्ट का जो स्लोप होता है, यानी कि जब आपने क्या किया सर वहां पे राफ्ट में स्लोपिंग यानी कि स्लोपिंग जो रहेगा हमारे पास राफ्टर के केस में वो कितना रहेगा सर, शुड नॉट बी एक्सीड 30 डिग्री, और 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सर लेस देन 30 डिग्री रहेगा। क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा कि सर द पिच्ड रूफ कंसिस्टिंग ऑफ राफ्ट स्लोपिंग ऑन वन साइड इज नॉन एज, उसको क्या बोला जाता है, लीन टू रूफ बोला जाता है। लीन टू रूफ क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका यूज कहाँ करते हैं हम सर, पिच्ड रूफ के अंदर करते हैं। क्लियर है? इसका जो मैक्सिमम स्पैन होता है वो आपके पास 2.4 मीटर होता है, और अगर हम बात करते हैं स्लोपिंग की तो इसका एंगल आपके पास 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि लेस देन 30 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन पिच्ड रूफ द एक्यूट एंगल इज फॉर्म्ड, कि जहां पे क्या होता है आपके पास एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्लोप इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोला जाता है, वैली बोला जाता है। ठीक है? वैली के अंदर क्या बनते हैं आपके पास, एक्यूट एंगल फॉर्म्ड किए जाते हैं। क्लियर है? सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपके पास, द लोअर एज ऑफ द इंक्लाइंड रूफ ट्रस सरफेस ऑफ पिच्ड रूफ इज टर्म्ड एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईव्स बोलते हैं। ये दिख रहा होगा, मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया था। देखिएगा हाईएस्ट पॉइंट आपका रिज है और लोएस्ट पॉइंट आपका कौन सा है सर, ईव्स है। तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन। हाईएस्ट रिज हो गया है और लोएस्ट आपका ईव्स हो गया है। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि डैश इज हाउस्ड इन द सप्लाइड शोल्डर्स ऑफ किंग पोस्ट ट्रस्ट, तो पहला बोल रहा है, दोबारा से देखिएगा कि डैश इज द हाउस्ड इन द सप्लाइड शोल्डर्स ऑफ किंग पोस्ट ट्रस्ट। पहला बोला किंग पोस्ट एंड टाई बीम। क्लियर है? क्या होगा सर? दूसरा बोला है आपके पास हिल स्ट्रैप एंड टाई बीम, नहीं सर, प्रिंसिपल राफ्टर एंड देयर हेड्स। यस सर। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर हो जाएगा आपके पास तो क्या हो जाएगा सर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, द एंगल ऑफ पर्लिन्स आर एडॉप्टेड द स्लोप ऑफ द रूफ डिग्री शुड नॉट, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए सर, शुड नॉट बी मोर देन 30 डिग्री से एक्सीड नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लेस देन 30 डिग्री होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि इन ए किंग पोस्ट रूफ ट्रस द किंग पोस्ट इज प्रोवाइडेड, किंग पोस्ट क्यों प्रोवाइड किया जाता है। पहला ऑप्शन बोला है प्रिवेंट द टाई बीम, कि आपको टाई बीम से क्या हो, देखिएगा टाई कैसा है, हमारे पास एक टेंशन मेंबर है और टेंशन मेंबर में क्या आता है आपके पास, सेगिंग आता है। तो सेगिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर, हम किंग पोस्ट का यूज करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो गया हमारे पास ए इज द ट्रू ऑप्शन हो गया है। बी भी देख लेते हैं, बी क्या बोल रहा है, बोल रहा है सपोर्ट फ्रेम ऑफ द वर्क प्रूफ, नो सर, ये आपके पास कोई फंक्शन नहीं हुआ। टू सपोर्ट एंड ऑफ द पर्लिन्स, नहीं सर। और अगर बात करते हैं टू इंक्रीज द पिच रूफ, नो सर। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो गया वो हमारे पास ए हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि ट्रस्ट रूफ स्ट्रट आर जनरली टेक केयर ऑफ, स्ट्रट की बात की जा रही है और स्टड का बिहेवियर कैसा रहता है डियर, हमारे पास स्टड क्या है हमारे पास सर, कंप्रेशन मेंबर है। कैसा है सर, कंप्रेशन मेंबर है। और जब ये कंप्रेशन मेंबर है तो यहाँ पे कौन सी फोर्स को कैरी करता है, सिर्फ ये सिर्फ टू टेक केयर ओनली कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है? ये आपके पास ओनली कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है, कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है। ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखना है। और स्टैट क्या होता है, एनी डायरेक्शन में उसको क्या कर सकते हैं आप, ओरिएंट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। क्लियर है? तो पहला बोला है टेंसाइल स्ट्रेसेस, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, तो आपका आंसर हो जाएगा सर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया सर हमारे पास बी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारे पास कि इन ए स्लोप रूफ हॉरिजेंटल वुडन और स्टील मेंबर यूज, कौन सा मेंबर यूज किया जा रहा है आपके लिए, वुडन मेंबर और स्टील मेंबर का यूज किया जा रहा है। सपोर्ट ए कॉमन राफ्ट, जो आपके कॉमन राफ्ट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्वेश्चन रिपीट है तो उसको क्या बोला जाता है सर, पर्लिन बोला जाता है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द स्पैन एल ऑफ फिलर जॉइस्ट टू द डेप्थ फ्रॉम द अंडर साइड
ऑफ द जॉइस्ट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चरल कंक्रीट शुड नॉट बी एक्सीड। किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका रेशो, किस किस का, स्पैन बाय डेप्थ। तो स्पैन बाय डेप्थ हमारा 35 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर स्पैन बाय डेप्थ पर्लिन के केस में डेप्थ किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए सर, शुड नॉट बी मोर देन 35, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सी हमारे पास क्या हो गया है सर, राइट आंसर हो गया है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, द एंगल ऑफ रूफ ट्रस विद एस्बेस्टस शीट शुड नॉट बी लेस देन। देखिएगा चाहे आप एसी शीट का यूज कर रहे हो चाहे आप जीआई शीट का यूज कर रहे हो, देखिएगा अगर हम बात करते हैं एंगल की, एंगल्स की बात की जा रही है, चाहे हमारे पास सर एसी शीट की बात की जा रही है, एसी शीट की, या फिर हम जीआई शीट की बात कर लेते, कोई भी शीट आपके पास दे दी जाए, तो एंगल जो है हमारे पास सर शुड नॉट बी एक्सीड, वो 30 डिग्री से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। 30 डिग्री का मतलब क्या है कि लेस देन आपके पास क्या रहना चाहिए सर, 30 रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द पर्लिन्स इन ए रूफ ट्रस आर प्लेस्ड एट द पैनल पॉइंट्स एसेंशियली टू अवॉइड द एक्सियल फोर्स इन राफ्ट। तो देखिएगा वहां पे किस लिए, ताकि वहां पे आपका किसी भी तरह का बेंडिंग मूवमेंट ना हो, तो बेंडिंग मूवमेंट इन राफ्टर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, द एंगल सेक्शन कैन बी यूज्ड एज ए पर्लिन व्हेन स्लोप ऑफ द रूफ ट्रस। तो स्लोप ऑफ द रूफ ट्रस क्या होता है सर, शुड नॉट बी मोर देन 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, लेस देन 30 डिग्री होना चाहिए। पहला बोल रहा है सर 14 से 17 डिग्री के बीच में, नो सर। सी बोल रहा है ग्रेटर देन 30, नहीं सर। लेस देन 45, नहीं सर। क्या होना चाहिए सर, 30 से क्या होना चाहिए आपका, छोटा होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर हो गया हमारे पास सर सी इसका राइट, सॉरी बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 17 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या बोला है, द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस विच सपोर्ट द पर्लिन। जो पर्लिन को सपोर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम सर, प्रिंसिपल राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्ट। और प्रिंसिपल राफ्ट क्या होता है आपके पास, टॉप कोड ऑफ द मेंबर होता है। जैसे आपको मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाया था जब हमने पहला ही क्वेश्चन किया था। देखिए ये क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल राफ्ट क्या होता है सर, टॉप कोड ऑफ द मेंबर होता है। क्या होता है सर, टॉप कोड ऑफ द मेंबर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना है। ये भी क्या होता है हमारे पास, एक फ्लेक्सुरल मेंबर होता है। और जो आपके पास बॉटम कोड मेंबर्स होता है वो आपके पास एज ए टाई होता है। क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी चीजें पढ़ रहे हैं, और एक दूसरे को इंटर रिलेट करके स्टडी करना है। तो उसको बोला जाता है सर हमारे पास प्रिंसिपल राफ्ट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है विंड लोड कैलकुलेशन, द K1 इज डिनोटेड बाय। तो विंड लोड के लिए जब हम निकालते हैं विंड लोड, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास VZ। ठीक है, क्या होता है हमारे पास सर, VZ इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू विंड वेलोसिटी बोले तो VB। ठीक है, VB कर देता हूँ, VZ कर देते हैं विंड वेलोसिटी को, क्या कर देते हैं सर, VZ कर देते हैं, और यहाँ पे हम PZ कर देते हैं, कुछ इस तरह से। क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम K1 की बात करते हैं तो K1 क्या है हमारे पास सर, ये है आपके पास सर रिस्क फैक्टर। क्या है सर, रिस्क फैक्टर है, या रिस्क कॉफिशिएंट भी आप बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सर K2, तो K2 क्या है हमारे पास, टेरन फैक्टर। ये कौन सा है सर हमारे पास, टेरन फैक्टर। और अगर हम बात करते हैं सर K3 की, तो ये क्या हमारे पास, टोपोग्राफी फैक्टर। टोपोग्राफी फैक्टर है। क्लियर है। तो सारे के सारे फैक्टर्स आपको क्लियर हुआ हो गया। सर यहाँ पर K1 क्या है, रिस्क फैक्टर या रिस्क कोफिशिएंट, K3 क्या हमारे पास टोपोग्राफी फैक्टर है, और K2 क्या मेरे पास सर टेरन फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, K1, तो K1 क्या मेरे पास सर, रिस्क फैक्टर या रिस्क कोफिशिएंट। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, स्टड कैरीज। तो स्टड क्या होता है सर, कंप्रेशन मेंबर होता है सर, जो ओरिएंट कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, बट यहाँ पे जो बेंडिंग मूवमेंट रहता है वो आपके पास जीरो रहता है। क्लियर है। तो बिल्कुल पहला पॉइंट देखिएगा,
ये क्या है सर हमारे पास कंप्रेशन मेंबर है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा होता है सर ये किस टाइप की फोर्स को कैरी करता है, तो सर सेकंड पॉइंट सर ये एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है, एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करते हैं, इसको हम ओरिएंट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन, तो तीसरा लिख दीजिएगा ओरिएंटेड इन एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखता चाहूं तो आप एक और पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कौन सा सर, यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, यानी कि नहीं होता है, जीरो होता है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, याद रखना है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है सर, यहाँ पर जीरो होता है। ठीक है। अगर मैं शेप की बात करता हूं तो इसकी जो शेप हो सकती है, ये सर आपके पास वर्टिकल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है, और आपके पास सर इंक्लाइंड भी हो सकता है। क्लियर है, ये सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर होना चाहिए पहले कि सर ये शेप से रिलेटेड, सर ये वर्टिकल का भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल का भी, और इंक्लाइंड। ये कैसा मेंबर है सर, आपके पास कंप्रेशन मेंबर है। कंप्रेशन मेंबर कौन से फोर्स को कैरी करता है सर, एक्सियली कंप्रेसिव। ओरिएंट कर सकते हैं आप इसको किसी भी डायरेक्शन में, बिल्कुल। बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे क्या रहता है सर, आपका जीरो रहता है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द नेचर ऑफ मेन फोर्सेस इन द राफ्टर ऑफ रूफ ट्रस। तो देखिएगा, रूफ आप किसकी बात की जा रही है, राफ्ट की बात की जा रही है, और इसको क्या बोलते हैं हम, टॉप कोड ऑफ मेंबर्स। ठीक है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा सर हमारे पास, तो ओनली आपके पास देखिएगा, अगर हम बात करते हैं टॉप कोड ऑफ द मेंबर की, टॉप कोड ऑफ द मेंबर, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, टॉप कोर ऑफ द मेंबर का मतलब हम बात कर रहे हैं आपके पास राफ्टर की, राफ्टर की बात की जा रही है। ठीक है। और राफ्टर आपका कौन से फोर्स को कैरी करता है सर, पहले ही आपको ये होना चाहिए ओनली कंप्रेसिव फोर्स, तो आप लिख सकते हैं कंप्रेसिव फोर्स ओनली। ठीक है, बिल्कुल सही। बट जब वो किसके साथ कनेक्टेड होता है सर, आपके पास प्रिंसिपल राफ्ट के साथ होता है। ठीक है। जब इस मेंबर्स को क्या करते हैं हम, कनेक्टेड करते हैं, कनेक्टेड बाय पर्लिन्स, पर्लिन्स, तो ये किस फोर्स को कैरी करता है। अब देखिएगा, अब आपके दो मेंबर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, जब दो मेंबर आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे तो वहां पर शेयर फोर्स भी रिलीज होगा, तो यहाँ पर सर शेयर भी आएगा, आपका शेयर भी आएगा, और शेयर के अलावा सर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। क्लियर है। तो जब हम अकेले टॉप कोड ऑफ मेंबर्स की बात करेंगे तो कंप्रेसिव फोर्स रहेगा, और जब हम क्या कर दें उसके साथ पर्लिन्स को कनेक्ट कर दे, तो उस कंडीशन में मेरे राफ्ट में क्या आता है सर, शेयर का इफेक्ट भी कंसीडर किया जाता है, और बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट भी कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कंप्रेशन, टेंशन, कंप्रेशन एंड बेंडिंग, टेंशन एंड बेंडिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा सर कंप्रेशन एंड बेंडिंग, कंप्रेशन एंड बेंडिंग। क्लियर है, बिल्कुल से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, फॉर नेचुरल लाइटिंग फैक्टर शेड्स आर यूजुअली कवर्ड विद, किसकी बात की जा रही है, नेचुरल लाइट्स की बात की जा रही है। नेचुरल फैक्ट्री की जो शेड होते हैं उसको हम किससे कवर करते हैं, हाउ ट्रस से करते हैं, पैरेट ट्रस से करते हैं, फ्रेंच ट्रस से करते हैं, या सॉ टूथ ट्रस से करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आपके पास नेचुरल लाइटिंग फैक्ट्री की, तो वहां पे सर हम सॉ टूथ ट्रस का यूज करते हैं। क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिज इन पिच्ड रूफ। रिज क्या होता है आपके पास, जो अपोजिट स्लोप को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, और टॉप मोस्ट पॉइंट होता है आपके। तो पहला बोल रहा है, इट इज द लाइन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्लोपिंग सरफेस वेयर द एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। नहीं सर, अगर हम बात करते हैं रिज इन पिच्ड रूफ, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द एपेक्स लाइन ऑफ द स्लोपिंग रूफ भी बोल सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा सर, बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, द फ्लोइंग फिगर इज रिप्रेजेंटेड। आपको एक ट्रस दिया गया है, बताना है कि क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यूटेड सीलिंग ट्रस है, बो स्ट्रिंग ट्रस है, आर्च ट्रस है, या कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपका स्पेशल केस है, और आपके पास वैल्यूटेड सीलिंग ट्रस है डियर, तो आपका आंसर हो जाएगा सर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है हमारे पास, सॉरी 23 है भाई, यस सर।
क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है हमारे पास कि द पिच ऑफ द रूफ ट्रस इज यूजुअली डैश ऑफ स्लोप। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? पिच की बात की जा रही है। तो पिच क्या होता है हमारे पास? पिच होता है सर हाइट ऑफ द ट्रस टू द स्पैन ऑफ द ट्रस। स्पैन बोले तो h/l। h क्या है? हाइट ऑफ ट्रस, और l क्या आपके पास? स्पैन ऑफ द ट्रस। तो इसी को क्या बोला जाता है सर हमारे पास? इसी को बोला जाता है आपका पिच। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मिनिमम पिच की बात की जाए, पी मिनिमम, तो पी मिनिमम कितना रहेगा सर आपका? 1/6 रहेगा, और पी मिनिमम सर आपका 1/12 रहेगा। ये ध्यान रखना सर। 1/6 कब रहेगा? जब आपके पास कौन सी शीट हो सर? GI शीट कवरिंग मटेरियल हो, यानी कि मैं लिखता हूं सर GI शीट। क्लियर है? और सर 1/12 कब होगा? जब आपके पास सर AC शीट हो। ठीक है सर, बट इसके अलावा भी आपको याद रखना है सर, आपका जो पी मिनिमम रहता है, पी मिनिमम वो कितना रहता है सर आपके पास? 1/4 भी रहता है, और पी मिनिमम का मतलब मिनिमम पिच आपके पास 1/6 भी रहता है। अब सर 1/4 कब? जब आपका सर स्नो लोड कंसीडर किया गया हो, स्नो लोड के केस में। और सर 1/6 कब? नॉट स्नो लोड, जब आपका क्या ना हो? नॉट स्नो लोड हो। क्लियर है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पिच आपको पता चला, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ट्रस टू द स्पैन ऑफ ट्रस। क्लियर है? पी मिनिमम देखते हैं, अगर हम सर GI शीट के लिए 1/6 रहता है, और AC शीट के लिए सर 1/12 रहता है, स्नो लोड के केस में सर 1/4 रहता है, और सर नॉट स्नो लोड के केस में 1/6 रहता है। तो देखिएगा उसने कोई केस नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाफ हो नहीं सकता, डबल भी नहीं हो सकता, 3/4 भी नहीं हो सकता, 1/4। तो 1/4 दिखाई दे रहा है, यस सर, यानी कि स्लो लोड की कंडीशंस आपको दे दी गई है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ विंड प्रेशर? देखिएगा विंड प्रेशर निकालना है। विंड प्रेशर बोले तो PZ इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? K इंटू VZ का स्क्वायर। ठीक है, VZ के आपके पास यहाँ पर विंड वेलोसिटी, ये क्या सर? विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी। और यहाँ पे जो विंड वेलोसिटी रहती है उसकी यूनिट क्या रहती है आपके पास? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे K की, तो K क्या हो जाएगा सर आपके पास? 0.6। क्लियर है? 0.6। तो फाइनली अगर मैं PZ निकालना चाहूँ तो 0.6 VZ स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? जो आपकी विंड वेलोसिटी की यूनिट होगी वही आपकी किसकी होगी सर? विंड प्रेशर की होगी। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। के की वैल्यू आपको याद रखनी कितनी रहती है सर? 0.6 रहती है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मैनी हॉरिजॉन्टल वेब मेंबर्स आर देयर कंपाउंड फिंक ट्रस? किसकी बात की जा रही है कि कंपाउंड फिंक ट्रस में आपके पास टोटल कितने हॉरिजॉन्टल वेब मेंबर्स कनेक्टेड होते हैं? तो आपने डायरेक्ट याद रखना सर, इसके लिए 2 मेंबर्स कनेक्टेड होते हैं। कितने होते हैं सर? 2 मेंबर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। एज पर IS 800 द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिजाइन ऑफ पर्लिन। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को मैं M से रिप्रेजेंट करता हूं सर, कैपिटल W/10 था। अगर हम बात करते हैं तो L क्या है सर आपके पास? स्पैन दे दिया गया है। ठीक है, स्पैन हो गया है। और अगर मैं बात करता हूं सर W की, तो W आपके पास लोड दे दिया गया है। अब ये लोड कौन सा दिया गया है? ये लोड कैपिटल W हम लिखेंगे UDL दिया गया है, विद इंक्लूडेड विंड लोड, विंड लोड। ठीक है, याद रखना आपके पास। तो ये कंडीशंस है हमारे पास जो आप कर सकते हैं। और अगर आपका पॉइंट लोड दिया गया है तो पॉइंट लोड को आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको एज ए यूडीएल बनाना पड़ेगा, यानी कि जो भी पॉइंट लोड है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पॉइंट लोड को। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा सर? सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया सर सी। क्वेश्चन नंबर 27। द मेथड ऑफ सिंपल डिजाइन ऑफ स्टील फ्रेमवर्क इज एज्यूम। पहला बोल रहा है कि बीम्स आर सिंपली सपोर्टेड होने चाहिए, बिल्कुल सही। जब आप क्या कर रहे हैं, जब हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला कि बीम्स कैसे होने चाहिए आपके पास? एज ए सिंपली सपोर्टेड कनेक्टेड होने चाहिए। ऑल द कनेक्शन ऑफ बीम्स गर्डर ट्रस आर वर्टिकली फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तीसरा बोला है मेंबर इन द कंप्रेशन आर सब्जेक्टेड फोर्स अप्लाइड एट द एप्रोप्रिएट इसेंट्रिसिटी, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ दी ऑप्शंस क्या हो गई सर हमारे पास यहाँ पर? ट्रू हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है कि प्रिंसिपल राफ्टर ऑफ रूफ ट्रस इज सब्जेक्टेड। देखिएगा जब हमने बात की थी कि अकेला अगर आपके पास क्या हो, प्रिंसिपल राफ्टर हो मतलब पीआर हो, तो उस कंडीशन में कौन सी फोर्स कैरी होगी सर, आपके पास ओनली कंप्रेसिव फोर्स कैरी होती है। कौन सी सर, कंप्रेसिव फोर्स ओनली। ठीक है, ये बात याद रखना। बट जब आपके पास क्या होता है, यही प्रिंसिपल राफ्ट किससे कनेक्टेड होता है सर, आपका पर्लिन से कनेक्टेड होता है, पर्लिन से कनेक्टेड होता है। तो उस कंडीशंस में क्या आता है, आपके पास दो मेंबर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में सर शेयर भी आएगा और सर आपका बेंडिंग मोमेंट भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि प्रिंसिपल राफ्टर ऑफ रूफ ट्रस इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, यस सर कंप्रेशन भी रहेगा, शेयर भी रहेगा और बेंडिंग भी रहेगा। तो आपका जो राइट आंसर हो गया हमारे पास क्या हो गया सर, ए इसका राइट आंसर हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि ब्रेसिंग्स आर प्रोवाइडेड इन ए पिच्ड रूफ। तो देखिएगा ब्रेसिंग का मतलब क्या होता है, आपके ट्रस को स्टेबलाइज करना। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं स्टेबलाइजिंग दी ट्रस। ये क्या करता है, आपके ट्रस को स्टेबलाइज करता है टू प्रिवेंटेड द लेटरल फोर्स या लेटरल लोड। अब लेटरल लोड में आपके पास क्या हो सकता है सर, डेड लोड भी हो, सॉरी विंड लोड भी हो सकता है, और सर आपके पास अर्थक्वेक लोड भी हो सकता है। तो देखिएगा कि ब्रेसिंग्स आर प्रोवाइडेड इन ए पिच्ड रूफ फॉर इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग प्राइमरी रजिस्ट विच टाइप ऑफ फोर्स। तो किस तरह की फोर्स को रजिस्ट करता है, वो लेटरली लोड को रजिस्ट करता है। तो लेटरल लोड में आपका विंड लोड या अर्थक्वेक दोनों में से एक ही होगा, तो आपका हम किसके साथ जाएंगे सर, अर्थक्वेक साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि इन ए रूफ ट्रस द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज सेक्शन। सबसे फ्रीक्वेंटली यूज सेक्शन कौन सा है, टू एंगल सेक्शन आर प्लेस्ड बैक टू बैक। ये सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज सेक्शन है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, द एपेक्स लाइन ऑफ ए स्लोपिंग रूफ इज कॉल्ड। किसकी बात कर रहे हैं हमारे पास, वो एपेक्स लाइन की बात की जा रही है। तो ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं आपके पास अप्रोक्सीमेटली सारे क्वेश्चन, तो उसको बोला जाता है सर रिज बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कि व्हेन ए स्ट्रेस ड्यू टू विंड अर्थक्वेक एंड टेम्परेचर इज कंबाइंड डेड लोड इंपैक्ट लोड परमिसिबल स्ट्रेस कैन बी इंक्रीज। तो कितना इंक्रीज करेंगे सर, आपके पास 33%। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एजम्पशन इज डन मेकिंग द रूफ ट्रस। कि जब हम क्या बात करते हैं आपके पास रूफ ट्रस की यानी कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात करते हैं, तो वहां पे हम कुछ बेसिक्स कॉमन एजम्पशन स्टडी करते हैं। पहला बोल रहा है कि रूफ ट्रस इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रिएक्शन, बिल्कुल उसे रिएक्शन से बचना चाहिए, यस सर, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट बोल रहा है कि मीट द एक्सियल लाइन ऑफ द मेंबर एट ए कॉमन पॉइंट, बिल्कुल एक्सियल लाइन आपका कनेक्ट होना चाहिए कॉमन पॉइंट से, तो ये भी ट्रू है। तीसरा बोल रहा है कि ट्रस ऑफ रिवेट जॉइंट एज ए वर्क फ्रिक्शनलेस हाई होनी चाहिए, बिल्कुल वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए जो भी आप वहां पर ज्वाइंट कर रहे हैं, और ज्वाइंट आपका रिवेटेड से भी हो सकता है, बोल्ट से भी हो सकता है। राइट एंगल लोड ऑफ द रूफ सरफेस वर्क, नहीं ये कोई एजम्पशंस नहीं है, तो फॉल्स हो गया है। तो जहां पे भी आपको 4 दिखाई दे रहा है उस ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा। ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता सर, और सर डी सी भी नहीं हो सकता, बचता कौन सा आपके पास, एक ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर रहेगा सर यहाँ पर डी। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि पिच ऑफ ट्रस हैविंग इफेक्टिव स्पैन। स्पैन दे दिया गया हमारे पास, स्पैन कितना दे दिया है सर, 6 मीटर दे दिया गया। और अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूं तो हाइट कितना दे दिया है, 1.5 मीटर्स। तो देखिएगा जब हमारे पास क्या दिया गया है सर, स्पैन भी दे दिया गया है और हाइट भी दे दिया गया, तो आप क्या निकाल सकते हैं, पिच निकाल सकते हैं। और पिच क्या होता है सर, आपके पास कितनी हाइट है सर, हमारे पास 6 मीटर, सॉरी हाइट है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर्स डिवाइडेड बाय स्पैन, हाइट टू स्पैन रेशियो। तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो पिच होता है हमारे पास, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है सर आपके पास, हाइट ऑफ द ट्रस बाय स्पैन ऑफ द ट्रस होता है। तो हाइट दे दिया है सर 1.5 मीटर, ये दे दिया है 6। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे तो 15/60 हो जाएगा, 15/60 बोले तो 1/4 रहेगा, 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 0.25 आएगा। तो यहाँ पे जो पिच रहेगा मेरे पास वो 0.25, कहीं ऑप्शन में है, यस सर 0.25 आपका राइट आंसर है। तो ये पिच आपको क्लियर होना चाहिए और फाइनली आपका आंसर भी यहाँ पर
आ चुका है। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35th क्या बोल रहा है कि इन ए रूफ ट्रस द हॉरिजॉन्टल बीम स्पेनिंग बिटवीन द टू एडजेसेंट ट्रस आर नोन एज, तो उसको क्या बोलेंगे सर? उसको पर्लिन्स बोलेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? पर्लिन्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि पर्लिन शैल बी डिजाइन। पर्लिन क्या हमारे पास सर? पर्लिन एक फ्लेक्सुरल मेंबर है। ये आपके पास देखिएगा, टेंशन मेंबर की बात करते हैं तो आपका एग्जांपल था सर टाई हो गया, टाई टेंशन मेंबर है। और सर कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं सर तो कॉलम आपके पास कंप्रेशन हो गया है, स्ट्रट आपके पास कंप्रेशन हो गया है। टाई के अलावा टेंशन मेंबर के लिए देखते हैं केबल हो गया आपके पास, ठीक है, वायर हो गया आपके पास, एक्सेट्रा। बट जब फ्लेक्सुरल मेंबर की बात करते हैं, बेंडिंग मेंबर में बीम आपके पास फ्लेक्सुरल मेंबर हो गया। ठीक है, पर्लिन्स हमारे पास क्या है सर? फ्लेक्सुरल मेंबर है। पर्लिन्स के अलावा सर प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पर्लिन शैल बी डिजाइन, पर्लिन किसकी तरह डिजाइन की जाती है सर? आपके पास एज ए फ्लेक्सुरल मेंबर की तरह। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर ए आंसर हो गया है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में काफी बारी पूछे जा सकते हैं। और जो पर्लिन्स होता है उसको हम जो डिजाइन करते हैं एज ए कंटिन्यूअस या कैंटिलीवर बीम की तरह डिजाइन करते हैं। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो पर्लिन शुड बी डिजाइन एज ए कैंटिलीवर कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम की तरह भी कर सकते हैं हम, और कैंटिलीवर बीम की तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूअस एज वेल एज कैंटिलीवर बीम की तरह। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। मैं चाहता तो आपको नेक्स्ट सेशंस में कवर करवाता, बट इसी सेशंस में हम दोनों ही पार्ट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है और सिर्फ आपको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका थर्ड सेशन है वैसे तो, बट आप शुरू कीजिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स ऑफ पिच्ड रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग प्राइमरी रजिस्ट टू लेटरल लोड। जो लेटरल लोड को रजिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको हम ब्रेसिंग बोलते हैं डियर। ब्रेसिंग का फंक्शन मैंने अभी आपको बताया था, क्या करता है? आपके ट्रस को स्टेबलाइज करवाता है। क्लियर है? और जो लेटरल लोड से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाइव लोड। अब लाइव लोड क्या होता है? वेरीज इन मैग्नीट्यूड या वेरीज इन पोजीशन। ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 3 दे देता हूं। तो लाइव लोड्स देखिएगा, जब हम बात करते हैं लोड की तो लोड के लिए हम कोड स्टडी करते हैं IS 875 की स्टडी करते हैं। और इसके अंदर टोटल कितने पार्ट्स होते हैं आपके पास सर? 5 पार्ट रहते हैं। पार्ट 1 सर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और आपके पास पार्ट 5। इस तरह से हम देख देते हैं। पार्ट फर्स्ट हो गया आपके पास किसका सर? डेड लोड का। पार्ट 2 हो गया सर हमारे पास लाइव लोड का। और पार्ट 3 हो गया सर हमारे पास विंड लोड का। और पार्ट 4 हो गया सर हमारे पास स्नो लोड का, स्नो लोड। और पार्ट 5 जो हो गया हमारे पास स्पेशल लोड एंड इट्स कॉम्बिनेशन। किसका सर? स्पेशल लोड एंड इट्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं सर किसकी? सर हम डेड लोड की बात करते हैं तो ये कैसा रहता है सर आपके पास? परमानेंटली। ठीक है, और जब हम बात करते हैं सर लाइव लोड की तो ये कैसा होता है सर? परमानेंटली होता है। और लाइव लोड आपका टेम्परेरी होता है। कैसा होता है सर? आपके पास टेम्परेरी होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो आपका परमानेंटली होगा वो क्या होगा? सब कुछ उसका फिक्स रहेगा। बट जब हम टेम्परेरी की बात करते हैं तो टेम्परेरी में सर उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, उसकी पोजीशन भी चेंज करेगी। और जो लाइव लोड एक्ट करेगा वो एज ए यूडीएल की तरह एक्ट करेगा। तो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया है सर? सारे के सारे ऑप्शन क्या हो गए मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 3 के सही हो गए हैं। तो थर्ड का आंसर क्या आ गया सर मेरे पास यहाँ पर? सॉरी सेकंड, फर्स्ट ही किया ना हमने, सेकंड पीडीएफ का फर्स्ट हो गया। ठीक है, और ये सेकंड का आंसर हो गया हमारे पास सर ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर हो गया डी। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कि आपके पास कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहला बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द लोड्स अप्लाइड टू ए बिल्डिंग्स आर इन्वायरमेंटल लोड। नहीं सर, गलत है।
अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल लोड्स के अंदर कौन कौन से लोड आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंटल लोड्स के अंदर आते हैं आपके पास नेचुरल फोर्सेस। इसके अंदर कौन सी आती है सर आपके पास? नेचुरल फोर्सेस आती हैं। और जो नेचुरल फोर्सेस होती है वो किसके कारण होती है डियर आपके पास? वो हो सकती है सर हमारे पास डेड लोड के सॉरी आपके पास विंड लोड के कारण हो सकती है, आपके पास सर अर्थक्वेक के कारण हो सकती है, आपके पास सर स्नो लोड के कारण हो सकती है, एक्सेट्रा। ठीक है, और आपके टेम्परेचर के कारण हो सकती है। तो इसने बोला है कि मोस्ट ऑफ द लोड जो अप्लाई किया जाता है बिल्डिंग में वो आपके पास इन्वायरमेंटल लोड होते हैं, नहीं, जो मोस्ट ऑफ द लोड होते हैं वो आपके पास डेड लोड बाय लाइव लोड फॉलोड होते हैं, यानी कि डेड लोड प्लस लाइव लोड रहते हैं। तो अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करता हूं तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है सर मेरे पास? ट्रू है। क्लियर है? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मैंने आपको विंड लोड का भी बता दिया है सर, IS 875 पार्ट 2 में रहता है। ठीक है, अर्थक्वेक के लिए अगर आप देखना चाहो तो 1893 देख सकते हैं आप, स्पेशल कोड 1893। स्नो लोड के लिए देखते हैं हम सर IS 875 पार्ट 4 देखते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर होगा वो आपके पास बी ओनली होगा, यानी कि आपके पास ये क्या हो गया सर? फॉल्स हो गया है। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपके पास? बी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया आपके पास, थर्ड ही हुआ ना भाई। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन। अब आइएगा बात कीजिएगा फोर्थ क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है हमारे पास कि हाउ डज एन इंक्रीज द पिच ऑफ रूप अफेक्ट द अमाउंट ऑफ लोड दैट कैन बी प्लेस्ड। तो उस समय क्या होगा आपके पास? पिच ऑफ द रूप का इफेक्ट पे क्या करेगा? लोड का, तो लोड भी इंक्रीज करेगा। तो आपका बिल्कुल लोड इंक्रीज, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पिच ऑफ द रूप को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ए आंसर हो गया है फोर्थ का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है कि इफ P इज द विंड प्रेशर, बिल्कुल सर P आपके पास विंड प्रेशर है, और आगे बोला V इज द वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर, K इज द कांस्टेंट। तो इसके बीच में क्या रिलेशन निकलता है? P इज इक्वल टू KV स्क्वायर, यही था हमारे पास। यानी कि इससे प्रीवियस में हमने देखा था, क्या देखा था सर हमने? पी जेड इज इक्वल टू 0.6 की जगह यहाँ पर सर के था और वी जेड स्क्वायर। तो इसी को सर हम लिख सकते हैं पी जेड इज इक्वल टू 0.6 वी जेड स्क्वायर। बट यहाँ पे इसने पी जेड की जगह क्या लिखा है सर? पी लिखा है, और 0.6 की जगह सर के लिखा है, और वी जेड की जगह सर इसने क्या लिखा है आपके पास? वी लिखा है। क्लियर है ये रिलेशन? तो यहाँ पे जो मेरा रिलेशन बना है P इज इक्वल टू के इंटू वी बना है, के वी स्क्वायर, स्क्वायर भी आएगा ना, वही स्क्वायर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोला है कि लाइव लोड विद टाइम्स कैन वेरीज। तो लाइव लोड की बात की जा रही है जिसका टाइम के साथ सर मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और पोजीशन, दोनों, पोजीशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, क्वेश्चन नंबर सेवंथ क्या बोल रहा है कि इंपैक्ट लोड रिजल्ट फ्रॉम विच टाइप्स ऑफ लोड अप्लाइड। इंपैक्ट लोड का इफेक्ट कब आता है? जब आपका लोड क्या कर रहा हो सर? मूव कर रहा हो। जब लोड आपका मूव कर रहा हो तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक कंडीशन बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट। ठीक है, डायनामिक का मतलब क्या है? कि मूविंग। ठीक है, तो उस समय किसका इफेक्ट होगा? जब आपका लोड मूव कर रहा होगा तो उस समय हमारे पास इंपैक्ट लोड का इफेक्ट एज ए डायनामिक हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर सेवंथ हो गया है। क्वेश्चन नंबर एट्थ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर लोड्स आर नॉट कॉमनली टू बिल्डिंग्स। किस में से कौन सा है जो कॉमन नहीं है? डेड लोड की बात करते हैं तो सर कॉमन है, लाइव लोड की बात करते हैं कॉमन है, इन्वायरमेंटल लोड कॉमन है, बट रेन लोड आपका कॉमन नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर सी मेरे पास राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी। क्लियर? ये कॉमन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपके पास कि इन द मेथड यूज टू एस्टेब्लिश द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइव लोड व्हाट इज द रेफरेंस टाइम पीरियड। लाइव लोड के लिए जो रेफरेंस टाइम पीरियड रखा गया वो आपके पास 50 इयर्स रखा गया है। कितना? 50 इयर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10
क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 800 1962 द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील स्लैब, किसकी बात कर रहा है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस स्टील स्लैब प्लेट की बात किया जा रहा है। तो ये आपका कांस्टेंट रहता है, कितना रहता है सर, 1890 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिएगा, ये भी हम कर चुके हैं 11। इसके लिए भी मैंने आपको बताया था IS 800 2007 का कोडल प्रोविजन। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एज पर IS 800 2007 मैक्सिमम अलाउबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन ड्यू टू कॉम्बिनेशन डेड लोड लाइव लोड फॉर पर्लिन्स सपोर्टिंग इलास्टिक क्लेडिंग। तो देखिएगा यहाँ पर डेल्टा मैक्स की बात की जा रही है। डेल्टा मैक्स कब, जब इलास्टिक क्लेडिंग हो, और डेल्टा मैक्स कब, जब सर हमारे पास क्या हो, ब्रिटल क्लेडिंग हो, BC। तो इस कंडीशन में कितना था सर आपके पास, इलास्टिक के केस में स्पैन बाई 150 था, और सर ब्रिटल के केस में सर स्पैन बाई 180 था। क्लियर है, कुछ इसी तरह से हमने देखा था। यस सर, तो देखिएगा यहाँ पर किसका पूछा सर उसने, इलास्टिक क्लेडिंग का। तो इलास्टिक क्लेडिंग का कितना रहेगा सर, स्पैन बाई 150 रहेगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमारे पास, द इकोनॉमिक स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है। तो अगर जब बात करते हैं इकोनॉमिकली ट्रस का, तो ये क्या होता है आपके पास, T इज इक्वल टू 2P प्लस R होता है। T क्या है आपके पास, कॉस्ट ऑफ द ट्रस है, P क्या है, कॉस्ट ऑफ द पर्लिन है, R क्या है, कॉस्ट ऑफ द रूफ कवरिंग है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा सर, आपका P बोले तो कॉस्ट ऑफ पर्लिन पे भी डिपेंड करेगा, और R बोले तो कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग पे भी करेगा। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर ए, इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमारे पास, 13 बोल रहा है द सैग बार इज प्रोवाइडेड। सैग बार क्या है हमारे पास, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, पर्लिन टू सपोर्ट रिएक्शन इन बेंडिंग अबाउट माइनर एक्सिस। बिल्कुल, वो क्या करता है, पर्लिन को सपोर्ट करता है एट दी सेक्शन इन बेंडिंग मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला बोल रहा है द स्टील बीम प्लेस्ड इन ए प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज नोन एज रेनफोर्स्ड बीम। बिल्कुल, कि जब हम क्या करते हैं, स्टील बीम प्लेस करते हैं PCC के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है, रेनफोर्स्ड बीम बोला जाता है। रेनफोर्स क्यों बोला, क्योंकि वहां पे हमने स्टील डाल दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी सर मेरे पास, ट्रू हो जाएगी। सेकंड देखते हैं, द फिलर जॉइंट्स आर जनरली कंटिन्यूअस ओवर दी 3 सपोर्ट ओनली। बिल्कुल, कम से कम कितने सपोर्ट होने चाहिए सर, 3 सपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यूअस फिलर आर कनेक्टेड टू मेन बीम बाय मींस ऑफ क्लीट एंगल। बिल्कुल, किससे कनेक्ट होने चाहिए सर, वो क्लीट एंगल से। ट्रू है। नेक्स्ट बोल रहा है कंटिन्यूअस पिलर्स आर सपोर्टेड बाय मेन स्टील बीम। बिल्कुल सही, ट्रू। तो ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट क्या हो गई सर आपके पास यहाँ पर सही हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 था, ऑल दी, इसके ऑल दी ऑप्शन करेक्ट है। तो जब देखिएगा कोई ऑप्शन में नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, चलान कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि इंपोज लोड ऑन इंक्लाइन रोड्स विद स्लोप अप टू 10 डिग्री। कि देखिएगा जब हमारे पास रूफ क्या हो, रूफ स्लोप लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री हो, तो यहाँ पर इंपैक्ट लोड कितना था आपके पास, ये मैंने डिस्कस कर चुका था। इंपैक्ट लोड सर आपके पास था 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर सर ग्रेटर देन 10 डिग्री था, तो उस कंडीशन में कितना था सर, 0.75 से लेकर 0.025 तक था। कुछ इसी तरह से था, यस सर। तो यहाँ पे आपको ये भी यूनिट लिखिएगा, किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आज आपके पास दिया था सर 10 डिग्री, तो 10 डिग्री के केस में 1.5 किलो न्यूटन, तो आपका ए ऑप्शन हो गया है। आपको मैंने ग्रेटर देन वाला केस भी ऑलरेडी डिस्कस करवा चुके हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है हमारे पास, ये बोल रहा है कि ऑन स्टील स्ट्रक्चर डेड लोड इज द वेट ऑफ। डेड लोड किस किस का वेट हो सकता है, स्टील वर्क का वेट हो सकता है, मटेरियल सपोर्टिंग परमानेंटली, मटेरियल फास्टन टू स्टील वर्क। देखिएगा 16, और तीसरा बोल रहा है ऑल ऑफ दिस। सर सब ऑल ऑफ दिस ऐसा लोड होता है जो आपका क्या होता है सर, हमेशा परमानेंटली फिक्स रहता है। तो स्टील है वो भी आपका परमानेंटली हो गया, ठीक है। और अगर हम फास्टनर एंड की जो भी आप कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे वो भी आपके परमानेंटली हो गया। तो आप सभी जानते हैं कि डेड लोड क्या हमारे पास एक परमानेंट लोड है। क्लियर है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि इन ए फैक्ट्री बिल्डिंग द हॉरिजेंटल बीम स्पैनिंग बिटवीन द वॉल कॉलम्स सपोर्टिंग ए वॉल कवरिंग एंगल्स इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे हम? लिंटल्स बोलेंगे, स्ट्रिंगर्स बोलेंगे, या फिर ट्रिमर्स बोलेंगे, या ग्रिड्स बोलेंगे? तो सर उसको हम ग्रिड्स बोलेंगे। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है आपके पास कि पिच्ड एंड स्लोपिंग रूफ्स आर सुटेबल। अगर मैं बात करता हूं पिच्ड एंड स्लोपिंग रूफ की, तो इसका यूज हम कहां करते हैं सर? आपकी कोस्टल रीजन में करते हैं। कहां पे? कोस्टल रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि डेड लोड कंप्राइज ऑफ परमानेंटली अटैच लोड है। यस सर। दूसरा बोला है टेम्परेरी। नहीं सर। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो गया सर? आपके पास 19 का आंसर हो गया हमारे पास ए। क्लियर है? परमानेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी गलत करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सिंपल ट्रस कंसिस्ट ऑफ इंटायरली ऑफ ट्रायंगल। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा आपके पास वो ट्रस ही हो। एक ट्रस बना दिया जाए, उसके बाद अंदर आप चाहो तो वो रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं, किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं। तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है भाई। तो यह स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई है? फॉल्स। दूसरा बोला है इट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी अदर शेप। वो अदर शेप हो सकता है। इंटरमीडिएट पार्ट्स इज लॉन्ग एज वेल एज स्टेबल। बिल्कुल सही, ट्रू है। तो अगर हम बात करते हैं सर, आपके पास ओनली बी ऑप्शन रहेगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है आपके पास कि व्हेन वन और मोर ऑफ दी वायर्स ऑन वन साइड, क्या है कि जब एक और एक से ज्यादा वायर्स आपने यूज की गई है वन साइड और बोथ साइड, दोनों साइड ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोल और टावर्स इज ब्रोकन इट कॉज। तो किसके कारण होगा सर? इंपैक्ट लोडिंग। नहीं सर, इंपैक्ट लोडिंग के कारण तो होगा नहीं। दूसरा बोला है अनबैलेंस पुल और ट्विस्टिंग मूवमेंट। बिल्कुल। देखिएगा जैसे मेरे पास ये टावर है और इसके दोनों तरफ आपने एक और एक से ज्यादा वायर से कनेक्ट किया गया है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा आपके पास सर? उस कंडीशन में वो ब्रोक कब करेगी? वो ब्रोकन तब होगा जब वहां पे क्या होगा सर? अनबैलेंस पुल होगा। जब अनबैलेंस पुल होगा और ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, तो उस कंडीशन में वो आपकी ब्रेक करेगी, मतलब ब्रेक करेगी। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? किस टाइप का ट्रस कॉमनली यूज फॉर स्पैन हैविंग 5 to 9 मीटर? अगर हम 5 to 9 मीटर्स की बात करते हैं तो इस कहां पे यूज किया जाता है सर? आपके पास इसका किया जाता है किंग पोस्ट ट्रस में। कहां पे? किंग पोस्ट ट्रस्ट। किंग पोस्ट ट्रस जो स्पैन रहता है वो आपके पास 5 to 9 मीटर रहता है। कितना रहता है? 5 to 9 मीटर। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पैरेट ट्रस की, पैरेट ट्रस, पैरेट ट्रस का कितना रहता है सर? आपके पास 6 से 30 मीटर रहता है। ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखने, किंग पोस्ट ट्रस हो गया और आपका पैरेट ट्रस हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? आपके पास बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका? क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपके पास कि पर्लिन्स आर डिफाइंड। तो पर्लिन्स सबसे पहले क्या है हमारे पास? एक बीम की तरह काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको खुद को पता होना चाहिए कि पर्लिन्स क्या है हमारे पास? एक कॉन्टिन्यूअस बीम है। कौन सा बीम है? कॉन्टिन्यूअस बीम बोल दो या कैंटिलीवर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, पहला बोला है कंप्रेशन मेंबर कैरिंग ए रूफ शीटिंग ऑन सपोर्टेड बाय ट्रस। दूसरा बोल रहा है बीम मेंबर है कैरिंग ए रूफ शीटिंग एंड सपोर्टिंग बाय ट्रस। यस, ये सही है, बीम है भाई। ठीक है। यस सर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है कि फॉर ए टाइप ऑफ रूफ ट्रस रूफ स्लोप इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द हाइट ऑफ ट्रस बाय द फ्लोइंग। आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है भाई। किसकी बात की जा रही है? स्लोप की। तो स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास? स्लोप हो जाएगा हमारे पास राइज बाय स्पैन हो जाएगा। तो राइज बाय स्पैन कर दिया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्पैन बाय 2। क्लियर है? तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास? 2 टाइम्स पिच आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि राइज बाय स्पैन क्या होता है आपके पास? पिच होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? आपका हाफ ऑफ दी फुल स्पैन, हाफ ऑफ स्पैन। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? सॉरी, बी नहीं, हाफ ऑफ फुल स्पैन रहेगा, हाफ ऑफ हाफ स्पैन नहीं रहेगा, हाफ ऑफ फुल स्पैन। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25वां क्या बोल रहा है कि इन ए रूफ ट्रस कवर एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पर्लिन्स आर प्रोवाइडेड टू कैरी डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड एज पर IS 800 द सपोर्ट कंडीशन एज्यूम दीज वुड बी कंटिन्यूअस। तो बिल्कुल कि जो हम पर्लिन्स करते हैं उसको हम एज ए कैंटिलीवर और कंटिन्यूअस की तरह डिजाइन करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिएगा कैंटिलीवर, आप बोलोगे सर कैंटिलीवर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट अगर हम बात करते हैं कि दोनों ऑप्शन दे दिएगा तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा रह जाएगा सर, तो आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। यस सर, 25th का ए। अब देखिएगा 26 क्या बोल रहा है कि इन ए नॉर्मल केस टाई बीम ऑफ किंग पोस्ट ट्रस, किसकी बात की जा रही है, टाई बीम ऑफ किंग पोस्ट ट्रस की बात की जा रही है। तो किस तरह की फोर्स को कैरी करेगा, सिर्फ ओनली एक्सियली टेंशन को कैरी करेगा। तो आपका सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 27th क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, द डिजाइन विंड प्रेशर, डिजाइन विंड प्रेशर की बात करें, PZ इज इक्वल टू 0.6 VZ², मैं डिस्कस करवा चुका हूं। नेक्स्ट 27 के बाद 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि लेंथ ऑफ लेग ऑफ एंगल ऑफ पर्लिन्स पैरेलल टू द रूफ कवरिंग शुड नॉट बी लेस देन। अगर मैं यहाँ पे विड्थ की बात करता हूँ, ठीक है, विड्थ की बात करता हूं तो शुड नॉट बी एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर, आपके पास L/45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अगर मैं डेप्थ की बात करता हूं, ठीक है, डेप्थ किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए सर हमारे पास, सॉरी विड्थ आपका L/60, सर L/60 इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये L/45 इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। विड्थ के बारे में भी डिस्कस कर लिया हमने, डेप्थ के बारे में आज उसने बात की है विड्थ के रिगार्डिंग। तो विड्थ के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा सर, आपके पास L/60 हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द लोड कॉम्बिनेशन इज नॉट मेंशन, डेड लोड, इरेक्शन लोड, सही है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट आ गया है डेड लोड, इम्पोज लोड, ये भी सही हो गया है। डेड लोड, इम्पोज लोड, विंड लोड, ये भी सही हो गया है। डेड लोड, अर्थक्विक लोड, ये भी सही हो गया है। डेड लोड, अर्थक्विक लोड और विंड लोड, नहीं, ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटी कभी भी एक साथ नहीं बन सकती है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसा बना सकता था, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस या तो अर्थक्विक लोड आएगा या फिर आपके पास विंड लोड आएगा। दोनों टाइम एक ही टाइम में आपके दोनों रजिस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ आपका एक ही काउंट किया जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा आपके पास वो डी पूछा गया। उसने बोला कौन सा सही नहीं है, तो IS 800 2007 में आपके बाकी रिमेनिंग है, बट ये वाला नहीं, उसकी जगह ये वाला हो सकता है। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, when the effect of wind or seismic force is considered, design of permissible stress of steel is increased, कितना इंक्रीज किया जाएगा सर, 33% इंक्रीज किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, द मिनिमम रिकमेंडेड राइज ऑफ ट्रस विद GI शीट, देखिएगा GI शीट के लिए मैंने कितना बताया था सर, आपके पास GI शीट के लिए था पिच आपके पास 1/6, और अगर AC शीट की बात करते थे सर तो AC शीट के लिए कितना था सर हमारे पास 1/12। तो GI शीट के लिए बोला तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर 1/6। क्लियर है। बिल्कुल। स्नो के केस में 1/4 रहेगा, और जब स्नो नहीं होगा तो 1/6 रहेगा। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ए बीम फ्रेम एट राइट एंगल्स टू अनदर बीम द कनेक्शन इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, फ्रेम्ड कनेक्शन बोलेंगे। ठीक है। कौन सा कनेक्शन, फ्रेम्ड कनेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द डिजाइन ऑफ पर्लिन मेंबर द सैग रोड आर जनरली, सैग रोड की बात कर रहे हैं, तो सैग रोड किसको कैरी करता है, सिर्फ आपके ओनली टेंशन को कैरी करता है भाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया है सर, ए आंसर हो गया है। तो इस तरह से जो हमारे पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के जितने भी सवाल थे उसको हमने अपने फर्स्ट सेशन और आज का ये सेकंड सेशन था, इसको थोड़ा सा हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो इस तरह से आपके पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वाला चैप्टर्स भी हमने फिनिश कर दिया है। और मिलते हैं हम आपको नए चैप्टर के साथ, तब तक आप बिल्कुल इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।